शहाबुद्दीन साहब ने ये जो आज आप ये देख रहे हैं जिस जगह बैठे हैं, ये भी मेरे ख्याल में उन्हीं की देन है और उन्होंने कायम किया था। और उस वक्त हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी, मेहनत की थी, चंदे जमा किए थे दुनिया भर से इस जगह को बनाने के लिए। और मैं जुड़ा भी था, बाद में मैं उनसे थोड़ा सा दूर भी हो गया था, लेकिन शुरू में मेरी बहुत ज्यादा उनसे कुर्बत रही और नई दुनिया के जरिए मैंने उनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल किताब में मैंने इन तमाम लोगों का जिक्र किया है, सैयद सुलेमान सेठ साहब का, गुलाम महमूद बनातवाला साहब का, ये तमाम लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, काम किए। और जिस वक्त ये बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 को हुई है, उससे पहले और उस दिन के हालात, उस दिन मैं उन पहले लोगों में से था जो जाके नरसिम्हा राव से पहले प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा से 3:30 बजे मिले हैं, क्योंकि हम लोग सैयद सुलेमान सेठ साहब के मकान पे जमा हुए थे कि कोई भी अगर हालात खराब होंगे तो हम लोग साथ मिलकर कोई उस पर एक्शन कर सकेंगे। तो 12 साढ़े 12 बजे हमारे पास खबर आ गई थी कि एक गुंबद जो है उसको गिराने की कोशिश हो गई है और तकरीबन गिर गया। उस वक्त हमने वक्त मांगना शुरू किया नरसिम्हा राव से, वहां से यही और मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि आप फोन कीजिए। तो मैं फोन कर रहा था राष्ट्रपति भवन भी और नरसिम्हा राव को भी, और राजेश पायलट उस वक्त मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी होते थे, उनसे और तमाम लोगों से राब्ता करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी, क्योंकि जो भी जूनियर होता है उसको ये काम जो है खासतौर पे दिया जाता है। तो मैं नरसिम्हा राव के यहाँ से एक ही जवाब मिलता रहा कि साहब पीएम इज नॉट अवेलेबल, ही इज रेस्टिंग। सो रहे थे नरसिम्हा राव। जब मस्जिद गिर रही थी, राव साहब का ये था कि सो रहे थे कि सो नहीं रहे, वो मुझे पूरी तरह से मालूम है कि सो नहीं रहे थे, वो वॉच कर रहे थे कि पूरी गिर जाए, उसका इंतजार कर रहे थे। 3:30 बजे का वक्त हमें शंकर दयाल शर्मा ने दिया, मैं उनके पास गया और हम लोग सुलेमान सेठ साहब थे, साथ में हमारे ओवैसी साहब थे, वालिद साहब इनके सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी थे, और तो ये तमाम लोग थे। सैयद शहाबुद्दीन साहब तो बिल्कुल थे, और सैयद शहाबुद्दीन साहब बड़े जज्बाती आदमी थे, तो बाकायदा रो रहे थे। वहां जब हम गए हैं तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा आए तो कांप रहे थे बुरी तरह से और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान खत्म हो गया, आज मेरा संविधान खत्म हो गया, आज मेरा ये मुल्क है वो आज शहीद हो गया। और ऐसे जज्बाती थे वो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री से बात की, फॉरेन एक्शन होना चाहिए। उनका प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं हो रहा है। यानी राष्ट्रपति को मैंने उसका तस्करा किया है और इसके पूरे हवाले मौजूद हैं। ही वाज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा, फिर मैंने खत लिख के भेजा है जो मैं भेज रहा हूं, उस वक्त भेजा नहीं था, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और मेरी ख्वाहिश है उसको सील कर दिया गया है, उसको अवेलेबल नहीं किया गया बाद में लोगों को, क्योंकि मेरा मानना है किसी प्रेसिडेंट ने इतना सख्त किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना सख्त कभी नहीं किया। वो डिवास्टेटिंग था। मैं क्योंकि स्टूडेंट रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मुझे अंदाजा है कि क्या रिलेशनशिप होती है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, उसकी क्या लिमिट्स हैं और क्या उसकी दायरे हैं। उन दायरों को तोड़ते हुए, उस लिमिट को तोड़ते हुए अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता या अगर वो खत मीडिया में आ जाता, तो there was no option for the prime minister except resigning, yet dismiss. In such a situation, president has the right to dismiss. और उसकी वजह ये थी कि राष्ट्रपति ने एक हफ्ते पहले से एक किताब पढ़िएगा, पूरा बैकग्राउंड मैंने दिया है। मैं नरसिम्हा राव से 4 बार मिला था, 24 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में, और 24 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई जिसका मैं मेंबर था, और वहां पे हमारा रेजोल्यूशन, जिसको यूनानिमस रेजोल्यूशन एक्सेप्ट फॉर बीजेपी विच वॉक्ड आउट, एक्सेप्ट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी एंड अडवाणी एंड कल्याण सिंह, दे वॉक्ड आउट। बाकी सारे सुरजीत साहब से लेके और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से लेके जयललिता थी चीफ मिनिस्टर, और करुणानिधि और सारे लोग थे, ज्योति बाबू थे, सबका यूनानिमस एक वो था कि गवर्नमेंट डिसमिस कर देनी चाहिए कल्याण सिंह की। और ये पावर नरसिम्हा राव को दे दी गई थी, क्योंकि नरसिम्हा राव ने ये एक्सक्यूज दी कि मैं आपके कहने से नहीं कर सकता, ये कैबिनेट डिसीजन होगा, लीव इट टू मी, आई विल डिसाइड द टाइमिंग। और उसके बाद मैं नरसिम्हा राव से 4-5 बार मिला और मैं उनसे कहता रहा कि हमें मस्जिद नहीं बचानी सैकड़ों हिंदुओं की जान लेकर, उनकी कीमत पे हमें मस्जिद नहीं चाहिए।
इसलिए आप वहां पे लोगों को जमा ना होने दीजिए, इस हुकूमत को डिसमिस कर दीजिए, आपके पास पावर है। नरसिम्हा राव गोल मोल करते हैं। जिस वक्त हम पहुंचे हैं उनके पास, तो हमें 6:30 बजे का वक्त नरसिम्हा राव ने दिया शाम का, और हम सारे लोग जो 3 बजे राष्ट्रपति के पास गए थे, उसके बाद हम नरसिम्हा राव के पास पहुंचे हैं। तो राव साहब का जो अंदाज था, मैं समझता हूं कि आप लोग अभी बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत अच्छी एक्टिंग पे उनकी तारीफ करते हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बेहतर मैंने एक्टर नहीं देखा हिंदुस्तान की सियासत में। वो जब चाहते थे तो वो इतने ज्यादा मायूस और इतने ज्यादा दबे हुए, झुके हुए, और लगता था कि बस अभी आखिरी लम्हा है उनकी जिंदगी का, वो नजर आते थे। और जब चाहते थे तो वो दूसरा रंग ले लेते थे। तो वो बिल्कुल कांपते हुए, झुके हुए आए कि आप जितना समझ रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे घुसते ही। और वो एक कोठरी में हमें बिठाया गया था। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं तो बड़े अच्छे शानदार, हमें एक कोठरी सी थी, इतनी जितनी जगह है उसमें हम लोग बैठे। तो इस कमरे से, उस दरवाजे से निकल के आए, बराबर में कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली थी। तो वहां से वो आए, उन्होंने कहा कि जितना आप समझ रहे हैं उससे ज्यादा हो गया है। तीनों गुंबद गिर गए, पूरी मस्जिद गिर गई, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। उस पर हमारे शहाबुद्दीन साहब, क्योंकि जज्बाती आदमी है, वो फुट फुट कर रोने लगे, और उन्होंने कहा कि राव साहब खुदा के लिए दोबारा बनवा दीजिए, मैं आपका एहसान बन जाऊंगा। उसमें मुझे आया बेहद गुस्सा, क्योंकि मैं राव साहब से, मैं उस वक्त कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन था, उस हैसियत से उनसे मिलता रहा था, उनसे डिमांड करता रहा था, उनसे झगड़ा करता रहा था। तो मैंने गुस्से में मैंने कहा कि ये क्या, इन्होंने टूटा ये मस्जिद, ये कैसे करेंगे। और मैंने वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर सकता जो दिल्ली वाली मेरे एक आध जुबान से गाली निकल गई, जो जो रिकॉर्ड हुई, जिसका मुझे बाद में खमियाजा बहुत भुगतना पड़ा। लेकिन हमारे मासूम लीडरशिप जो है वो उस वक्त राव साहब पे यकीन करने को तैयार थी, लेकिन मैं कतन राव साहब पे यकीन करने को तैयार नहीं था। मैंने राव साहब से एक बात कही थी, देखिए जो असल, मैं आ रहा हूँ असल इशू की तरफ, पूरी किताब की तो बात नहीं कर सकता, सिर्फ इस इंसिडेंट को मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा राव साहब, अब तक मसला ये था कि मस्जिद को गिरा के बांट नहीं सकते। हमारे बेहतर क़यादत इसके लिए तैयार थी कि सिर्फ मस्जिद का एक हिस्सा जहां पे मेंबर था उसको छोड़ के बाकी दे दिया जाए, भव्य मंदिर बन जाए, और एक सिंबॉलिक छोटी सी मस्जिद बन जाए, ताकि मसला हल हो जाए। मैंने कहा अब आपके पास रास्ता है राव साहब, अब आप पहला काम तो ये कर दीजिए कि मूर्तियां दोबारा ना रखी जाए, क्योंकि वो गिर गया था सब। मैंने कहा मूर्तियां ना रखी जाए, आज रात को किसी भी कीमत पे आपकी आर्मी जानी चाहिए अंदर, और पुलिस जानी चाहिए, और वहां पे अब उसको सीज कर देना चाहिए, वहां मूर्तियां रखी जाए, ना मंदिर रहेगा ना मस्जिद रहेगा, उसके बाद फिर इसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन राव साहब ने जो खेल किया, जिसका मैंने रिवील किया इस किताब में, बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये थी 6 तारीख की शाम 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई। हमसे हमारे से उठ के जाके कैबिनेट की मीटिंग हुई, ये डिसाइड हुआ कि तीनों गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया जाएगा, मध्य प्रदेश की और यूपी की, और तीसरी कहाँ की थी, राजस्थान की। तीन गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, तीनों डिसमिस कर दी जाएंगी, तीनों डिसमिस कर दी गई। अब उसके बाद ये प्रेसिडेंट्स रूल था, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो तय करेगा कि किस तरह से वो काम करे, गवर्नर के हाथ में पावर होगी, गवर्नर को पावर दे दी गई। लेकिन पूरी रात गुजर गई 6 तारीख की, जो पुलिस जो थी हमारी सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स, उस वक्त नई रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स बनी थी, वो जो है अयोध्या के बाहर खड़ी थी, उसको ऑर्डर नहीं हुआ अंदर दाखिल। वहां पे जो है पीएसी और दूसरी सीआरपीएफ नहीं थी, वो थी एक और फोर्स थी, वो 2 फोर्सेस जो है, पीएसी तो थी, एक और फोर्स थी, 2 फोर्सेस थी, जिन्होंने बाकायदा उसको समर्थन किया, बराबर किया। पूरी रात काम चला, एक भी कार सेवक नहीं बचा था वहां से सारे कार सेवक भाग गए। वहां पे पूरा समतल किया गया, समतल करने के बाद वहां पे टेम्परेरी मंदिर बनाया गया, और वो मूर्तियां लाके रखी गई जो 1949 में रखी गई थी। वो मूर्तियां नहीं है, वो मूर्तियां दब गई थी, ये नई लाके रखी गई। ये रामलल्ला नहीं थे जो उस वक्त रखे गए थे, ये दूसरी लाके रखी गई। ये पूरी रात ये चला। अगला दिन चला 7 तारीख को, 7 तारीख और 8 तारीख की रात में 3 बजे के बाद, अच्छा उससे पहले वहां पे कोई, क्योंकि मंदिर तब तक नहीं बनता सर जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, और प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब उसमें पूजा शुरू हो जाए।
तो पुलिस ने एक मंदिर, एक वहां पे उसका पुजारी का इंतजाम किया और पुलिस वाले ही जूते उतार के और बेल्ट उतार के और वहां जाके बैठे और तब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बन गया। जब वो मंदिर बन गया, अब इजाजत मिली रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स को एंटर करने की अयोध्या में। तो ये अगले मेरा सबसे बड़ा इल्जाम ये है, और उस वक्त मैंने नरसिम्हा राव से कहा था और जिसकी बुनियाद पे मैंने बहुत इस्तीफा भी दे दिया था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उसका किस्सा अलग है कि अहमद पटेल साहब मुझे मेरे जो गुरु थे एक तरह से हरकिशन सिंह सुरजीत, उनसे फोन कराया। उन्होंने फोन करके कहा कि ये वक्त नहीं है इस्तीफा देने का, कांग्रेस बन जाएगी हिंदू कांग्रेस और मुसलमान कांग्रेस में, क्योंकि मेरे साथ तारिक अनवर साहब और अहमद पटेल साहब ने मेरे घर पे आके बैठ गए। उन्होंने कहा मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं अगर आप इस्तीफा देंगे। तो एक तरह के प्रेशर टैक्टिक्स थी, लेकिन वो इससे अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं असल में राव साहब को जिम्मेदार ठहराता हूँ मस्जिद की शहादत के लिए। मैं बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा बड़ा उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ, और मस्जिद की शहादत से ज्यादा वहां मंदिर बनवाने के पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने काम किया है। तो ये पूरा वाकया जो है किताब के अंदर, और भी मैंने बहुत सी चीजें ली हैं। मोदी जी का जो इंटरव्यू मैंने किया था उसका भी मैंने कैसे हुआ, क्या किस्सा था जो भागवत जी से, क्योंकि मेरा हमेशा एक उसूल रहा था कि मैं चाहे बदतरीन दुश्मन हो जिससे मेरा इख्तलाफ हो 100%, मेरा मानना है कि गुफ्तो शुनीद जारी रहनी चाहिए, लेकिन ये तब जारी रहेगी जब आपके अंदर एतमाद हो, भरोसा हो। आप इसलिए ना कर रहे हो कि आपको कुछ जाती मफाद चाहिए, और आप जब खड़े होने को तैयार हो। तो मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, हमें उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन अपने टर्म्स पे अपनी बात कहनी चाहिए और खुल के कहनी चाहिए। हमें उनसे डर के नहीं, उनके सामने डर के नहीं। माफ करें, मेरी क़यादत का एक बड़ा हिस्सा हो रहा है कि जो बाहर तो दूसरी जुबान बोलता है, लेकिन जब इन लोगों के सामने जाता है तो उनका जुबान और उनका चेहरा और उनका अंदाज बदल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उनकी तमाम चीजें बदल जाती है। उसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारे हालात, इसमें मैंने कोई मुसलमानों की सियासत पे किताब नहीं लिखी है। मैंने ये किताब मैंने लिखी है उन वाकयात पे जो मेरे नजरों से गुजरे, मैंने देखा। उसमें चाहे वो जनता पार्टी का जब फॉर्मेशन है, क्योंकि वालिद साहब मेरे इमरजेंसी में 80 साल की उम्र में जेल में रहे थे इमरजेंसी में, तो उनकी गुर्बत हो गई थी मुरारजी भाई से भी और चौधरी चरण सिंह से भी और दूसरे तमाम सियासतदानों से, राजनारायण और तमाम लोगों से। तो उसकी वजह से जब वो जेल से बाहर आए हैं तो मैं उस वक्त नया लेक्चरर लगा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 74 में मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हो गया था। तो मुझे इन लोगों से करीब आने का, क्योंकि एक तरह से वो मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे बाबू जगजीवन राम के घर पे, और जहाँ पे बाबूनाथ जी के ये लेटर बनाओ और ये पहुंचा के आओ फला को और ये करके आओ। तो लेकिन हमने उसको करीब से देखा कि क्या से फॉर्मेशन हुआ था, क्या हुआ था जनता पार्टी का, मुरारजी भाई का क्या खेल चल रहा था, राजनारायण क्या षड्यंत्र कर रहे थे पीछे। देखने को जोकर थे वो, लेकिन बहुत ही खतरनाक किस्म के जोकर थे। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उन जैसा जोकर नहीं हुआ। अब आपकी जनरेशन शायद नहीं जानती होगी राजनारायण को, लेकिन वो उन्होंने इंदिरा गांधी की हुकूमत भी गिरवाई थी, इस्तीफा देने में मजबूर किया था इंदिरा गांधी को, और इमरजेंसी लगने की भी एक वजह ये थी। तो ये सारी चीजें, ये वाकयात जो वो दौर था, उसके बाद वीपी सिंह वाला दौर जो है, और वो जो हालात हुए जिसमें सारी सिचुएशन बनी है, उनका सबका मैंने लिखा है। और मेरा कहना यह है कि आज का जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो, उसके हालात बेहतर हुए हैं, जितने वो चाहता था नहीं हुए, ख्वाब तो पूरे नहीं होते, लेकिन आज आप ज्यादा बेहतर हालत में हैं अपने लिए खड़े होने की जरूरत। लेकिन जरूरत इस चीज की रही है कि आपके बीच एक फाल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तरफ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी बना के कामयाब नहीं होती, वो चाहे ज्यूज हो, चाहे वो हिंदुस्तान में पारसी हो, चाहे वो सिख किसी हद तक, क्योंकि उनका एक स्टेट में मेजोरिटी है, वो एक स्टेट में, या कश्मीर है जहां पर एक स्टेट में मेजोरिटी है। वरना माइनॉरिटी जो होती है वो अपनी कामयाबी हासिल करती है अपने अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। उन सारी चीजों को भी मैंने इस पर किताब में, कि क्या हालात आने वाले हिंदुस्तान में क्या हो सकता है, हाउ कैन वी रीबिल्ड इंडिया एंड हाउ कैन वी रीबिल्ड द आइडिया ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं जब मुसलमान की बात करता हूं तो मुसलमान की बात उसी आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर ही समाई हुई है। अगर आइडिया ऑफ इंडिया मरता है, खत्म होता है, तो फिर माइनॉरिटीज के हुकूक भी जाते हैं,
चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, और दलितों के हुकूक भी जाते हैं, ट्राइबल्स के हुकूक भी जाते हैं, और एक मेजोरिटी ऑफ हिंदूज के हुकूक भी जो है वो चले जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन जो है वही डोमिनेट कर पाता है। तो इन हालात में मैं ज्यादा वक्त मैंने ले लिया है, लेकिन तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कह के कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आने का मुझे मौका दिया। और मेरी नवेद साहब से यही गुजारिश है कि भाई इन्होंने एक वक्त में साउथ एशियन माइनॉरिटीज को इकट्ठा करने की कॉन्फ्रेंस आपने कराई थी शायद, है दो कॉन्फ्रेंस कराई थी मतलब में 2004-7 में 2007 में। तो आज फिर 5 और 2007 आज फिर साउथ एशिया में माइनॉरिटी सफर कर रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी सफर कर रही हैं, पाकिस्तान में भी कर रही हैं, श्रीलंका में भी कर रही हैं। तो माइनॉरिटीज आर अंडर अटैक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली एक जो है एक तरह से मेजोरिटिज्म का दौर आया है। चाहे वो अमेरिका है, अमेरिका में आज मेजोरिटीज माइनॉरिटी बड़े खतरे में, चाहे वो हिस्पैनिक माइनॉरिटी है, चाहे वो ब्लैक माइनॉरिटी है, चाहे वो जो इमिग्रेंट्स है नए वो है, उन सबके ऊपर अटैक है। यूरोप में भी वही हाल है कि यूरोप का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा हुआ कि जहां पर इस वक्त माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक नहीं हो रहा। तो मेरी इनसे दरखास्त ये है कि इस को फिर से आप एक्टिव कीजिए और माइनॉरिटीज की एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाइए कि जहां हम सिर्फ यहाँ की माइनॉरिटीज के लिए न लड़ें, हम बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए लड़ता है कि हमारी एक बात क्लियर है कि हम किसी एक मजहब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम एक इशू पे लड़ रहे हैं, हम एक प्रिंसिपल पे लड़ रहे हैं, हमारी प्रिंसिपल फाइट होगी। तो उसको फिर से जिंदा करने की जरूरत है। इस दरखास्त के साथ मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।